हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए कल जो लास्ट क्लास में हम तुम्हें बता के गए थे 5.2 की जो है वो थ्योरी करा रहे थे हम, ठीक है ना। 5.2 की थ्योरी में मैंने बताया था तुम्हें, एक तो कोणांक बताया था और कोणांक के बाद एक क्या बताया था तुम्हारा यानी कि ध्रुवीय रूप। तो देखिए एक प्रॉपर्टी लिख रहे हैं यहाँ पे। एक प्रॉपर्टी इस तरीके से रह गई थी थोड़ी सी, एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिए। प्रॉपर्टी ये होती है कि देखो कोणांक के गुणधर्म, एक तो कोणांक के गुणधर्म, कोणांक के गुणधर्म। एक तो बात ये है कि देखो ये जो नई बुक आई है, नई बुक के अंतर्गत ये बहुत कम दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नई बुक जो आई है उनमें बिल्कुल ही सॉर्ट कर दिया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं है, ना तो कोणांक के गुणधर्म है ना मापांक के गुणधर्म, कहीं भी किसी का यूज नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि आगे कंपटीशन क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे मत सोच लेना कि सर पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों करा रहे हैं, तेरी बुक में तो है ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा पढ़ा दें तो कोई नुकसान नहीं करेगा आप लोगों को, आपके लिए फायदा ही फायदा है। तो देखिए गुणधर्म, मापांक के गुणधर्म ये होते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ, यदि Z1 इंटू Z2 हो तो ध्यान रखना ये जो इंटू होते हैं ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इसके बराबर होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z1 अपॉन Z2 यदि भाग में होती हैं तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 के बराबर हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z पावर n, ऐसे होता है तो ये n आगे आ जाती है, यानी कि ये हो जाता है तुम्हारा n और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है ना। एक चौथी प्रॉपर्टी और होती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, इसका मान 0 होता है। तो ये प्रॉपर्टी कभी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाएंगे आपको कंपटीशन एग्जामों के अंदर। तो एक कोणांक के गुणधर्म रह गए थे, ठीक है ना, जो कोणांक कराया था उसमें लिख लेना। वैसे तो देखो ज़्यादा है नहीं तुम्हारे, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से दो क्वेश्चन है 5.2 के अंतर्गत नई बुक में, ठीक है ना। और 5 पॉइंट देखो, जो 5 पॉइंट शुरुआत में करा दिए थे मैंने 5.1, तो वो पुरानी बुक से ही कराए थे क्योंकि उस जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो जो क्वेश्चन थे बिल्कुल मोस्ट थे, वो वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें शुरुआत में करा दिए थे। नई बुक की 5.1 देखें आप लोग, नई बुक में जो 5.1 है वो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है उसमें, उसको आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन कराए थे वो काफ़ी मोस्ट थे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना, यानी कि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मुश्किल थे, इसलिए वो करा दिए थे मैंने। अब यहाँ पे देखिए गुणधर्म, कोणांक के गुणधर्म आपसे ऐसे पूछ ले इस तरीके से, इन गुणधर्मों को ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी होती है डायरेक्ट गुणधर्म की। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 किसके होता है, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। आर्गुमेंट Z पावर n किसके होता है, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट Z बार बराबर किसके होता है, 0 के, ठीक है ना। ये थे कोणांक के गुणधर्म। एक देखिए जब ध्रुवीय रूप कराना था हमें, ध्रुवीय रूप, ठीक है, ध्रुवीय रूप में देखिए द माइवर प्रमेय आती है, ये है नहीं है तुम्हारी बुक में, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन में काफी पूछ ली जाती है इसलिए कराना पड़ रहा है, कल पढ़ लीजिए। तो एक अगली हेडिंग आएगी द माइवर प्रमेय, द माइवर प्रमेय, द माइवर प्रमेय। अब देखो मैं तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों, मैं तो इनको नहीं भी कराऊँ तो मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि टाइम की बचत होगी, तुम्हारा सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा। बट ऐसे सिलेबस जल्दी करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ना हो। आपके लिए मुझे एक कंपटीशन के लिए मोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है द माइवर प्रमेय। आपसे ऐसे कह दे कि कॉस थीटा प्लस आयोटा, आयोटा साइन थीटा, और आपको दे दे पावर 7, तो इसका मान क्या होगा,
तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसे मत कर लेना कि इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन या फिर द्विपद प्रमेय से खोलने लग जाए या फिर स्क्वायर करें पहले इस तरीके से खोलने लग जाए, तो इस तरीके से नहीं खुलेगा। ध्यान रखना ये जो दामाइवर प्रमेय होती है, ये दामाइवर प्रमेय में जो घात होती है सीधी थीटा से गुणा हो जाता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा cos 7 थीटा प्लस आयोटा साइन 7 थीटा, ये होगा इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये होती है कि ये जो घात होती है घात, ये जो घात होती है ना घात, ये बिलोंग्स टू क्यू यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में जानी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब कोई ये कहे कि सर 7 कहाँ है परिमेय संख्या, तो जितनी भी रियल नंबर होती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्या ही होती हैं, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है रूट में नहीं होनी चाहिए कोई भी संख्या। अरे 7 को मैं 7/1 नहीं लिख सकता हूँ, तो ये p हो गया, ये q हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी तुम्हारी घात बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, परिमेय संख्या में। यदि ये परिमेय संख्या नहीं है तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो। तो देखो ये दामाइवर प्रमेय ये होती है, और ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे लागू होती है। दामाइवर प्रमेय होती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इस पे होल पावर n, ये बराबर होती है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये इसके बराबर होती है दामाइवर प्रमेय, ठीक है ना। कंपटीशन की दृष्टि से काफी मोस्ट है भाई, लेकिन यहाँ n बिलोंग्स टू q, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ आपसे एग्जाम्पल के तौर पे कि cos थीटा या फिर cos थीटा ले लीजिए प्लस आयोटा साइन थीटा, और इस पर पावर जैसे मैंने ले दिया 22/7, तो ध्यान रखना 22/7 p/q परिमेय संख्या है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 22/7 थीटा प्लस आयोटा साइन 22/7 थीटा, ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये चीजें तुम्हारी नई बुक में नहीं है, लेकिन कर लेना इनको आराम से, ये कंपटीशन क्वेश्चन में काफी पूछी जाती है भाई। और दूं मैं, मुझे एक बात बताओ, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे पाई आ जाए पाई, तो ध्यान रखना इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कहीं गुणा करके लिख दें इसको, cos पाई थीटा प्लस आयोटा साइन पाई थीटा। ये जो पाई होती है पाई, पाई परिमेय संख्या नहीं होती है, पाई परिमेय नहीं होती है, ठीक है ना, होती है, पाई नहीं होती है परिमेय, ये पाई का मान होता है 22/7, ये परिमेय होता है, ठीक है ना, ये परिमेय होता है। तो ध्यान रखना कितनी भी बड़ी संख्या दे दे आपको, n का मान कितना भी बड़ा दे दे, लेकिन वो परिमेय होना चाहिए, तो उसको हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। और ये प्रमेय जो लागू होती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे लागू होती है, ऐसा नहीं है कि साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा पे लागू हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, हमेशा इसी पे लागू होगी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे, और इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा 5.2, ठीक है ना भाई। दामाइवर प्रमेय, कोणांक गुणधर्म, ये वाली है नहीं है तुम्हारे होने को तो, लेकिन फिर भी कर लेना है इनको। अगला अगर तुम्हारा 5 पॉइंट देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए भाई, जो आपकी बुक में दे रखे हैं, ठीक है ना, नई बुक से ही करा रहे हो। देखिए भाई 5.2 का मैं एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल कर लेना, एग्जाम्पल सिंपल है बिल्कुल ही, मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन डायरेक्ट। क्वेश्चन पहला है, निम्न सम्मिश्र संख्या में प्रत्येक का निम्न सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा कोणांक ज्ञात करना है तुम्हें। मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये तुमसे पूछा गया है, निम्न सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है z बराबर -1 -√3 आयोटा। दूसरा क्वेश्चन है इसका
z बराबर -√3 प्लस आयोटा। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है z बराबर, सॉरी दो ही क्वेश्चन है भाई इसमें, ओनली क्वेश्चन दो ही है। तो अब इनके मापांक और कोणांक ज्ञात कर लेंगे ना, ठीक है ना। मापांक कर लेना और कोणांक कर लेना, अभी बताया मैंने इस तरीके से आप मापांक और कोणांक निकाल लेना। लेकिन कोणांक निकालने से पहले ध्यान रखना वो संख्या देख लेना कि किस चतुर्थांश में वो विद्यमान है। शायद इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करा भी दिए थे जब कोणांक में समझा रहा था, ये क्वेश्चन भी करा दिया मैंने, ये तो करा ही दिया था, इसको आप कर लेना। लेकिन देख लेना कोण मापांक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोणांक जब निकालने तो पहले थीटा निकालना, और थीटा निकालने के बाद इनको देख लेना किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है ना। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, ये 5 पॉइंट तो आप कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्न सम्मिश्र संख्याओं की में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में, क्वेश्चन नंबर 2 है ध्रुवीय रूप। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है तुम्हारा, ध्रुवीय रूप, ठीक है ना। ध्रुवीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है तुम्हें, और इसमें क्वेश्चन काफी दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं 8 को लिख रहा हूँ। पहला है z बराबर 1 - आयोटा। दूसरा क्वेश्चन है सी का z बराबर -1 प्लस आयोटा। इसके बाद सॉरी तीसरा क्वेश्चन था भाई, हाँ कैसे भी कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है इसका, तीसरा है तुम्हारा, यानी कि ये तो तीसरा क्वेश्चन है भाई, तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है। 5वां दे रखा है तुम्हें z बराबर -1 - आयोटा, ठीक। और अगला 6वां दे रखा है z बराबर -3। इसके बाद 7वां क्वेश्चन दे रखा है z बराबर √3 प्लस आयोटा। इसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा 8वां z बराबर आयोटा। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने काफी कराए थे तुम्हें ध्रुवीय रूप में व्यक्त करने के लिए। तो ध्रुवीय रूप में बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है, कोई सा भी देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको और एक आप लोग कर लेना कोई सा भी, ठीक है ना। तो देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल से, ये तो देखो आसान से ही है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो मैं एक इस तरीके का बता रहा हूँ, कोई सा भी देख लीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें आंसर, पहले तो इनमें से देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए क्वेश्चन। जैसे ये देख लीजिए तीसरा, z बराबर आपको दिया हुआ है 1 - आयोटा। सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो 1 - a। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मापांक। मापांक होता है अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। r बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1। फाइनली r बराबर कितना आ गया, √2। तो r बराबर आ गया √2। इसके बाद क्या निकालेंगे, कोणांक। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये जो सम्मिश्र संख्या है, देखना कौन से वाले में, इसमें x का मान तो पॉजिटिव है लेकिन y का मान कैसा है, नेगेटिव। तो कौन से में आएगी, x का मान पॉजिटिव, y का मान नेगेटिव। इधर देख सकते हो चौथे में जाएगी, देखो इधर x का मान तो पॉजिटिव होता है, y का मान नेगेटिव, तो इस वाले में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि सम्मिश्र संख्या z बराबर 1 - आयोटा फोर्थ चतुर्थांश में स्थित है, अतः थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा -थीटा के, ठीक है ना। यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z ऐसे लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा बराबर आर्गुमेंट ऑफ z या थीटा एक ही बात होती है -थीटा के। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, थीटा क्या होता है तुम्हारा tan इनवर्स y/x, वो भी मापांक में, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हो चूंकि tan थीटा बराबर होता है मापांक ऑफ y/x, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y/x। तो थीटा बराबर आ जाएगा तुम्हारा माइनस के, ये हो गया तुम्हारा माइनस, ऐसे लिख लीजिए भले ही, थीटा की वैल्यू रखेंगे हम, तो थीटा हो जाएगा -tan और y/x, ठीक है ना। y/x वैल्यू चिपका दीजिए यहाँ पे सबकी, ये हो जाएगा -tan
बाई अपॉन एक्स, बाई की वैल्यू कितनी थी देखो, बाई का मान कितना था माइनस के एक और अपॉन एक, इसको भाग देंगे तो माइनस का एक बचेगा और माइनस का एक ही आएगा, ठीक है ना, एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि मापांक में वैल्यू जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। तो माइनस 10, ये 10 में एक किसकी वैल्यू होती है, 45 की, 10 45 को लिखते हैं हम पाई बाई 4, 10 से 10 कैंसिल, तो जो कोणांक आ गया यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा बराबर आ गया तुम्हारा कितना, माइनस के पाई बाई 4, माइनस के पाई बाई 4 आ गया तुम्हारा क्या, थीटा। तो आप लिख सकते हैं अतः ध्रुवीय रूप बराबर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। इधर देख लीजिए भाई, तो आर का मान तो हो जाएगा √2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू माइनस के पाई बाई 4 और प्लस आयोटा साइन माइनस के पाई बाई 4, साइन माइनस के पाई बाई 4, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो √2 इंटू कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा की होता है, ठीक है ना, कॉस थीटा की होता है। तो यहाँ से तो माइनस चिन्ह, ये अपने माइनस चिन्ह को पचा जाता है, तो ये तो पचा गया अपने माइनस चिन्ह को, लेकिन साइन जो होता है साइन पे नहीं पचता है, तो ये बाहर फेंकता है माइनस चिन्ह को, बाहर फेंकेगा तो ये यहाँ आ जाएगा और माइनस के आयोटा साइन पाई बाई 4, ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से इन सारे के सारे क्वेश्चनों को कर लेना, बिल्कुल सिंपल से, और काफी क्वेश्चन भी करा दिए मैंने तुम्हें इस तरीके के, ठीक है ना। तो अब लेकर आ रहा हूँ मैं 5.2, ये हो गई तुम्हारी कंप्लीट। अगला जो तो आता है तुम्हारा 5.3 आता है, ठीक है ना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कुछ दिया नहीं है, पहली जो बुक थी उसमें क्वेश्चन अच्छे थे भाई, कराने लायक। अगली आती है तुम्हारी 5.3। देखो 5.3 में भी बिल्कुल सिंपल सा फंडा दे दिया एकदम से, इस बार बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया, एक तरीके के क्वेश्चन रख दिए सारे के सारे, जबकि क्वेश्चन इस तरीके से ऐसे रख दिए जैसे 10th क्लास में पढ़ के आते हो आप लोग, एक क्वेश्चन कराया और सारे बाकी के सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हो जाते हैं, ऐसे करके 5.3 में एक टॉपिक रख दिया है तुम्हारा द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो 5.3 में टॉपिक रख दिया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देख लीजिए भाई। अब देखो द्विघात समीकरण 10th में भी पढ़ के आए हो आप लोग, द्विघात समीकरण, लेकिन आपके यहाँ जो द्विघात समीकरण 11th क्लास में दिया हुआ है वो कुछ अलग तरीके का है। देखिए कैसे आप लोगों को 10th में जब सिखाया जाता था, जैसे x² + 1 बराबर 0, इसका हल निकालते थे तो x² - 1 और x बराबर क्या आ जाता था तुम्हारा प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस के 1। लेकिन यहाँ से आगे आप इसके मूल नहीं निकालते थे, क्योंकि इसके मूल कैसे कह देते कि इसके मूल जो है वो कैसे हैं, काल्पनिक, और यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ 11th क्लास में अब यहाँ से आगे सिखाया जाएगा तुम्हें कि इस तरीके की कोई कंडीशन बन जाए तो किस तरीके से उसके मूल निकाले जाते हैं, ठीक है ना। और द्विघात समीकरण में यहाँ पे एक ही फॉर्मूले से बस क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें द्विघात समीकरण पूरा का पूरा बता रहा हूँ एक बार, ठीक है ना, क्योंकि देखो एक बार पढ़ रहे हो आप लोग, वो अच्छे से पूरा टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण देखिए मैं पूरा ही करा रहा हूँ तुम्हें, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होती है। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा देख लीजिए भाई, द्विघात समीकरण की परिभाषा, द्विघात समीकरण की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो ध्यान रखना, जैसे मैं कह दूं आपसे ax² + bx + c बराबर 0, ये होता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा ये होती है कि किसी भी चर की उच्चतम घात, किसी एक चर की उच्चतम घात क्या होती है, 2, ठीक है ना। तो किसी एक चर की उच्चतम घात, उच्चतम घात 2 हो, ठीक है, 2 होती है, ऐसे लिख दीजिए 2 होती है, वो होता है तुम्हारा द्विघात समीकरण। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ax² + bx + c बराबर 0, ये होता है तुम्हारा द्विघात समीकरण।
देखो इसी से अभी एक फॉर्मूला लिखा दूं, उस फॉर्मूले से पूरा का पूरा तुम्हारा 5.3 कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उससे कोई इतना मजेदारी नहीं है कि एक कुछ फॉर्मूला करा दिया उसी से हो गए। तुम्हें इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए द्विघात समीकरण क्या होता है। तो मुझे एक बात तो यहाँ से ये बताइए, यहाँ पे देखो एक तो ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ध्यान रखना, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए होता है कि यदि ए जीरो हो जाएगा तो फिर ये भी पद पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। और जब ये पद जीरो हो जाएगा तो देखो ये बचेगा, और यहाँ पे दो घात है क्या एक्स की, दो घात नहीं है, तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो ये कंडीशन होती है जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद यहाँ पे यदि नोट में डालिए कि यदि, मुझे एक बात बताइए, यदि b बराबर जीरो हो जाए, b जीरो हो जाए तो पूरा पद जीरो हो जाएगा, तो फिर क्या बच जाएगा तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो। इसको हम कहते हैं पूर्ण द्विघात समीकरण, पूर्ण द्विघात समीकरण। देखो दो होते हैं तुम्हारे, एक तो होता है द्विघात समीकरण और एक होता है पूर्ण द्विघात समीकरण। यदि b इक्वल जीरो हो जाए तो ये जो बचा हुआ है वो क्या कहलाता है तुम्हारा पूर्ण द्विघात समीकरण, अर्थात जिसमें x का गुणांक या x वाला पद नहीं हो वो क्या कहलाता है तुम्हारा पूर्ण द्विघात समीकरण। ठीक है ना, ये होता है तुम्हारा द्विघात समीकरण। अब देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की विधि क्या होती है। टेंथ में भी आप लोग काफी सीख के आए हो, टेंथ क्लास में द्विघात समीकरण के हल करने की विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, इस तरीके की काफी विधियां आप सीख के आए हो। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, लेकिन द्विघात समीकरण को हल करने की विधि से पहले और भी कुछ चीजें सीखें। तो देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे कोई भी द्विघात समीकरण, चलो उसको छोड़िए, तुम इसको देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि देखिए दो तरीके से करते हैं, एक तो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। इस गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल सी है, टेंथ में भी आप लोग पढ़ के आए हो। इस विधि का तब प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग, इसका यूज तब करते हैं जब गुणनखंड हो जाए, गुणनखंड हो जाए। जैसे मैं कह दूं आपसे कोई भी द्विघात समीकरण ऐसे दे दिया मैंने एग्जांपल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, इसका हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसके पहले तो गुणनखंड देखते थे ना टेंथ क्लास में करके कि इन दोनों का आपस में तो गुणा करते थे, इन दोनों का गुणा करके जितना आता था वो यदि प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर ही आना चाहिए उन दोनों संख्याओं का, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो देखो इसके गुणनखंड हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इनका जब गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, 3 एकम 3, और 1 को 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x प्लस 3x और प्लस 3 बराबर 0। तो गुणनखंड हो गए, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो ये x प्लस 1 और x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई -1 और -3। इस विधि का यूज तो तब करते हैं तब दिए गए द्विघात समीकरण के क्या हो जाए गुणनखंड। ये तो गुणनखंड हो गए थे, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि टेंथ में भी आपने पढ़ा होगा जब गुणनखंड नहीं होते हैं किसी द्विघात समीकरण के, जब गुणनखंड नहीं होते हैं तो फिर हम एक विधि आती है उस विधि का यूज करते हैं, और वो उस विधि का नाम होता है श्रीधराचार्य विधि। तो दूसरा जो विधि आती है तुम्हारी वो आती है श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। दूसरी जो विधि आती है वो आती है श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि इसका यूज कब करेंगे बताओ, जब गुणनखंड ना हो, ठीक है ना। जब गुणनखंड ना हो और आपकी जो 5 पॉइंट
आपकी जो 5.3 है वो पूरी की पूरी बस इसी एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक है ना। इसी से सारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं तुम्हारे, 5.3 के क्वेश्चन इसी से हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको कोई भी समीकरण दे दिया जाए, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, लेकिन ये वाला समीकरण कैसा है, इसके गुणनखंड नहीं हो रहे, गुणनखंड नहीं हो रहे, वो एग्जांपल से भी समझा दूंगा मैं। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है भाई, देख लीजिए। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। बस इसी पे पूरा का पूरा तुम्हारा 5.3 है, बस एक यही सूत्र लग रहा है और इसी सूत्र से तुम्हारे सारे के सारे सवाल हल हो रहे हैं, ठीक है ना। श्रीधराचार्य ध्यान रखना, यहाँ पे ये तभी यूज होगा जब दिए गए द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं तुम्हें, तो x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 ये एक द्विघात समीकरण है। तो मुझे एक बात बता सकते हो आप लोग, यहाँ इसके गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 है तो इनके आपस में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। अब ऐसी संख्या कोई है कि गुणा करने पर तो 1 आए और जोड़ने पर भी क्या है 1, भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। तो यही तो देखते हैं, इन दोनों का तो गुणा करते हैं, जो गुणाए या जिन संख्याओं को गुणा होता है उनके यहाँ पर चिन्ह देखते हैं, जोड़ है तो जोड़ने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए। 10th में काफी हल किए होंगे आपने द्विघात समीकरण इस तरीके से गुणनखंड वाले। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर तो 1 आए और जोड़ने पर भी 1 आए, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। देखो 1 एकम 1 भी करेंगे, 1 1 का गुणा, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर फिर 2 आएगा, ठीक है, 1 और 1 2, जबकि लाना कितना था 1, तो गुणनखंड नहीं होंगे इसके। जब गुणनखंड नहीं होंगे तो फिर कौन सा श्रीधराचार्य से, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बता सकते हैं, यहाँ पे जो a होता है a, वो तो किसका गुणांक होता है x² का, तो a का मान 1, x² का कोई गुणांक नहीं है तो 1, प्लस b का मान क्या हो जाएगा, b होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक भी कुछ भी नहीं है तो 1, और c क्या है तुम्हारा अचर पर 1। सबकी वैल्यू आ गई, तो श्रीधराचार्य से क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, अतः श्रीधराचार्य से -b² प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ गया तुम्हारा, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, ऊपर देख लेना, x बराबर -b² करेंगे तो माइनस, और b का मान कितना 1, तो -b² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी और अपॉन 2 इंटू 8। सबकी वैल्यू चिपका दी फॉर्मूले में। सबकी वैल्यू चिपकाने के बाद देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 और अपॉन 2, x बराबर -1 प्लस माइनस, यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के रूट में क्या आ जाएगा 3 और अपॉन 2, ठीक है ना, अपॉन 2। अब x बराबर इसको -1 प्लस माइनस, अंडर रूट में माइनस चिन्ह है तो इसको किसके द्वारा बाहर निकालते हैं, आयोटा के द्वारा, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, रूट में 3 इंटू आयोटा और अपॉन 2, ठीक है ना। देखिए जो पुराना सिलेबस था उसमें इनको कहते थे हम इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल। तो यहाँ कुछ सूत्र होते हैं इसके, इनको लिख लो, आपके यहाँ तो नहीं है, नई बुक में तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ऐसा नई बुक में नहीं दिया हुआ है भाई। तो देखो इसको ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है ना। तो x बराबर 2 मान आएंगे, देखो एक तो आ जाएगा -1, यहाँ से 2 चिन्ह है ना 2, तो एक बार मैं प्लस का ले रहा हूँ, प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और एक बार ले रहा हूं मैं माइनस का, तो -1, ये तो माइनस का है ही है, लेकिन यहाँ से अलग अलग चिन्ह लेंगे, प्लस ले लिया माइनस भी ले लीजिए, √3 आयोटा अपॉन 2। जो पुराना सिलेबस था ध्यान रखना, उसमें इसको तो कहते थे ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा, और इसको कहते थे ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी होती है, कुछ कहीं कोई कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाए, तो यहाँ पे मैं नोट डाल के 2 सूत्र लिख रहा हूँ, ठीक है ना,
वो काफ़ी मोस्ट है और कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। पहला जो है कि ओमेगा की पावर 3n, कहीं भी ओमेगा की घात यदि 3n हो, यानी कि ओमेगा की घात कभी भी 3 का गुणज हो, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा 1। जैसे मैं कह दूं आपसे ओमेगा पावर 99, इसकी वैल्यू बताओ, तो ये 3 का गुणज है, तो ओमेगा पावर 99 का जो मान होगा, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 99 को ओमेगा पावर 3 और इस पे पावर कितनी 33, ठीक है ना। ओमेगा पावर 3 का मान तो 1 हो जाएगा, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा 33, फाइनली क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। लेकिन कंपटीशन में तो मैं